जंग विचाले रशिया का वड्डा दावा किया बेलारूस च गलबात करने लई यूक्रेन तैयार। गलबात के प्रस्ताव नूं ज़ेलेंस्की ने किया कबूल। यूक्रेन संकट ते भारत की सरकार भी गंभीर। दिल्ली हाई लैवल मीटिंग करनगे प्रधानमंत्री। भारतीयों की सुरक्षित वापसी का मसला। विदेश मंत्रालय का दावा यूक्रेन च हाले भी फसे हुए ने 15,000 के करीब भारतीय। यूक्रेन फसे सारे भारतीयों वापस लियाउण लई भारत सरकार ने भरिया दम। रक्षा मंत्री बोले सरकार के खर्चे ते सारे भारतीयों लियावांगे वापस। रोमानिया तो दिल्ली लई चौथी फ्लाइट ने भी भरी उड़ान। इतिहास किताब विवाद नूं लैके एक्शन चाहे सिक्ख्या मंत्री। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड तो 5 मार्च तक मंगी रिपोर्ट। किताब नूं लैके कई जथेबंदियां ने जताया है विरोध। खालिस्तान के नारिਆਂ ते भड़के मनजिंदर सिंह बिट्टा। कहा दीप सिद्धू के संस्कार मौके खालिस्तान के नारिਆਂ का की मतलब। डेरा मुखी राम रहीम की 21 दिन की फरलो हुई खत्म। सोमवार नूं सुनारिया जेल वापस जाणगे राम रहीम। डेरा सिरसा च मनाया गया जश्न। फाजिलका च पेकिਆਂ नाल मिलकर पत्नी ने किया पति का कतल। 23 दिन बाद पुलिस ने शमशान घाट चों दब्बी लाश कढ़ी। पत्नी समेत 3 मुलजम गिरफ्तार। 12 साल पुराने नंगल जिनसी मामले च एक होर वड्डा खुलासा। 4-5 होर लोगों के नाम आए सामने। प्रिंसीपल तो पुछगिछ कर रही है पुलिस। डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम की 21 दिनों की फरलो पूरी हो गई है। हुण सोमवार नूं रोहतक की सुनारिया जेल च गुरमीत राम रहीम की वापसी होएगी। पर इस तो पहला अज डेरा सिरसा दे विच काफ़ी रौनक नज़र आई। वड्डी गिणती च डेरे की संगत पहुंची ते जश्न मनाए गए। दीपमाला तक की गई। 2 तस्वीरां असीं दिखा रहे हैं। डेरा सिरसा की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर जिहड़ी जिस च सिरसा डेरा दे विच रौनक नज़र आई। गुरमीत राम रहीम दी 21 दिन की जिहड़ी फरलो है वो समाप्त हो रही है। और कल नूं यानी सोमवार नूं डेरे दे मुखी गुरमीत राम रहीम की सुनारिया जेल च वापसी होएगी। ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਹੁਣ ਭੜਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਲੱਗੇ ਨਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ। ਔਰ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾ ਕਦੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੇ। हो जाइए उसके भोग के ऊपर, उसके संस्कार के ऊपर क्या नारे लगे? गीता को बुलाना होगा, खालिस्तान बनाना होगा। खालिस्तान बनाना हमारी मजबूरी है और गीता को बुलाना होगा। गीता को बुलाना मतलब हिंदू राष्ट्र को साइड में करना होगा। हर हिंदू को पंजाब छोड़ के जाना होगा। अरे किसान का कौन सा सोनीपत का ऐसा गांव, कौन सी हरियाणा का ऐसा गांव जिसने जब पंजाब के किसान आए रोटी का इंतजाम, दूध का इंतजाम, हर चीज का इंतजाम और पूरे बहने भाई हर गांव से आके इस आंदोलन में शामिल हुआ। और आज ये लोग कहते हैं गीता को बुलाना होगा, इनकी ऐसी की तैसी, कहते खालिस्तान बनाएंगे, इनकी ऐसी की तैसी। खालिस्तान ना कभी बना था, ना कभी बनने देंगे, ना कभी बनेगा। बनेगा तो पहले की तरह हमारी लाशों से गंदी हनेरी की तरह गुजर जाएगा। अरे कौन सा खालिस्तान, अरे कौन सा आंदोलन? क्या यहां के लोग बोलेंगे कि यहां किसान आंदोलन के मेरे भाई, मेरे पिता समान, मैं सिर झुकाता हूं कि आप इन चीजों का विरोध करोगे कि जिन्होंने कहा गीता को बुलाएंगे, जो आप कहते हैं कि खालिस्तान बनाएंगे और इस धरती पे आकर के तिरंगे झंडे का अपमान करके चले गए। आगे से हमें सबक सीखना होगा। या तो राजनीति ना करते, या तो चुनाव ना लड़ते। भगत सिंह भी चुनाव लड़ सकते थे, चंद्रशेखर आजाद भी चुनाव लड़ सकते थे, वो बच सकते थे, राजगुरु सुखदेव बच सकते। उन्होंने कहा ना फांसी का रस्सा,
हमारे लिए फांसी का रास्ता जरूरी है। आने वाली जनरेशन के लिए भारत आजाद कराना, और ये लोग हरियाणा के लोगों को बेवकूफ बना के आप वहां चुनाव लड़ने चले गए। क्रांतिकारी कभी चुनाव नहीं लड़े। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 5 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 5 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ। ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਚ ਭਾਰਤੀ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਣ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣ ਔਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਫਿਊ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਭੱਜਣ ਹੜਬੜਾਹਟ ਦੇ। ਤੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤਿਆ ਹੈ ਮੋਗਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਹੈ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸਿਟੀ ਆ ਉਜ਼ਗਰੋਦ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਉਜ਼ਗਰੋਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੰਗਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਡਾਪੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਏਅਰਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹੰਗਰੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 250 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 5 ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੰਗਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁਡਾਪੈਸਟ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਡਾਪੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਲਾਤ ਸਰ ਬਾਕੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖ਼ਰਾਬ ਨੇ। ਕੀਵ ਲਵੀਵ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੋਂਬਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੀਵ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਬੋਂਬਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਕਰ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਸਟੱਕ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੋਂਬਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਜੇ ਵੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਪੈਨਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਰਗਮ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤ ਆਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ। ਬੰਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੰਕਰ ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ है। सरगम आप भी फर्स्ट फ्लाइट में आई हो आप? आपके ये सारे फ्रेंड्स हैं, साथी हैं, किस तरह की सिचुएशन? अब तो काफी ज्यादा और भी ज्यादा खराब। मोस्ट ऑफ द यूक्रेन तो बर्बाद हो ही चुका है और बस 1-2 रीजन्स हैं जो बचे हुए हैं अटैक से। बाकी कीव और खार्किव में जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा फंसे हुए हैं। वो मेट्रो स्टेशंस पे ही रात गुजारते हैं, दिन गुजारते हैं। उन्हें कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि कब उन्हें इवैक्यूएट करेंगे। जब हमारे रीजन्स में थोड़ी अभी प्रॉब्लम जैसे सैंडी ने बताई हो रही है तो फिर वो दोनों कैसे ही करेंगे, वो जबकि ईस्टर्न बॉर्डर पे हैं। तो पता नहीं, अब देखते हैं गवर्नमेंट कब कुछ करती है और एम्बेसी भी। क्योंकि जब आप आए थे तो ऑब्वियसली आपने जैसे बताया कि जो फेयर था वो डबल। हाँ जी वो टिकट्स काफ़ी टाइम से डबल कर दी थी। इंक्रीज़ हो रही थी प्राइसेस क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुक कर रहे थे। और हमारे टाइम में तो स्पेशल फ़्लाइट्स जो की थी एयर इंडिया ने, वो कहने को तो फ्री होनी चाहिए लेकिन उन्होंने प्राइसेस डबल कर दिए। फ़ायदा उठाया उन्होंने सिचुएशन का। ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल में गया। काफ़ी बच्चे तो 1.5 लाख भी हो गई थी कुछ टिकट्स की प्राइसेस। तो कितने स्टूडेंट्स आप लोग आए हैं फर्स्ट फ्लाइट में? ऑलमोस्ट
आई एम नॉट श्योर। अच्छा ओके। तो सारे आप ही के स्टूडेंट, आपका कौन सा ईयर कर रहे थे आप? थर्ड ईयर। फाइनल ईयर आपका था? नहीं, थर्ड ईयर था। final- थर्ड हाँ जी। तो आप जैसे सैंडी से लगातार आपके दोस्तों से बात हो रही है कि सिचुएशन अब वर्स्ट है वहां पे। हाँ, मतलब कि एक बार मैंने बात की थी तो वो मेरे फ्रेंड थे लवीव में, वो कह रहे थे कि पोलैंड के बॉर्डर्स जो है क्लोज़ कर दिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब कि कॉमन सी बात है कि इतने ज़्यादा लोग इवैक्यूएट हो रहे हैं तो भीड़ तो होगी बॉर्डर पे, तो फायरिंग हो जाती है रात के अंधेरे में एज अ वार्निंग, या फिर बॉर्डर्स क्लोज हो जाते हैं टेम्परली, तो फिर अब दूसरी कंट्रीज़ के सहारे जाएंगे, फॉर एग्जांपल हंगरी, रोमानिया, पोलैंड वगैरह, और यही सब है। बाकी वहाँ पर भी फ़्लाइट कब आती है वापस लेने वो देखते हैं, कल तो फर्स्ट बैच ही पहुँचा है। बिल्कुल। ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਂਡੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। हमारे साथ जुड़े हैं सैंडी, इस समय किस तरह का माहौल वहां पर है, किस तरह की सिचुएशन है, बताएंगे? मैं बेसिकली वेस्टर्न रीजन में रहता हूँ, चेन्नई एरिया में। सो यहाँ पे ऐसा है कि ठीक है, यहाँ पे मतलब हम 100 किलोमीटर रोमानिया के बॉर्डर में आते, मतलब पास आते, तो यहाँ पे कोई अटैक्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, ना आर्मी बेसिस इतने हैं। तो बट जो रोमानिया बॉर्डर के ऊपर है, रोमानिया बॉर्डर के ऊपर काफी वो हिसाब किताब काफी बिगड़ा हुआ है। वहाँ पे 3000 से ऊपर बच्चा है, और हमारे कल एक बसेस गई है, 5 बसेस गई थी बेसिकली। तो वो बसेस के जितने बच्चे अभी वहाँ फंस रखे हैं, एंड वहाँ पे कोई खाने को इतनी वो कुछ है नहीं, और ठंड बहुत है। और जो एम्बेसी वाले वो बस, अगर आप एम्बेसी वालों को कॉल करेंगे इंडियन एम्बेसी को, तो जैसे कि आ जाओ, कोई चक्कर नहीं है, हम यहाँ पे देख लेंगे। एंड वहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हो, वहाँ पे उनको बॉर्डर पास नहीं हुआ है कल रात से, ऑलमोस्ट 12-18 घंटे होने वाले हैं अब। एंड फायर शॉट्स हो रहे हैं वहाँ पे, एज अ वार्निंग फायर शॉट्स हो रहे हैं, बट स्टिल फायर शॉट्स हो रहे हैं, शॉट्स फायर हुए, सॉरी। एंड बस यही चीजें हो रखी है। अब सर हमने भी निकलना है, थोड़ी देर में निकलते हैं अब यहाँ से। तो आपके लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं सैंडी? सर रोमानिया बॉर्डर जब एक बार क्रॉस कर जाएंगे, फिर उसके बाद खाने पीने का हो जाएगा, फिर वहां पे बसेस अरेंज है। बट रोमानिया बॉर्डर मतलब यूक्रेन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है। हमारे जो इवन अथॉरिटी चली है हमारे साथ, जो हमारे डीन्स एंड ऑल है, वो भी ये बोल रहे कि तुम जुगाड़ लगाओ, तुम करो। अब हम बच्चे, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अथॉरिटीज आ कि बस तुम करो, तुम किसी को कॉल करो। एंड जो हमारी अपनी अथॉरिटीज है, इंडियन अथॉरिटीज है, वो पता नहीं क्या ही कर रहे हैं इस टाइम पे, वो रिप्लाई तक नहीं कर रहे इस टाइम पे। तो सैंडी अब सिचुएशन क्या है, कितने स्टूडेंट्स हैं आप लोग? सर यहाँ पे अभी भी ऑलमोस्ट 300-350 बच्चा है जो अभी यूनी में बचा है, जो फ्लैट्स पे है, हॉस्टल्स में है, इधर उधर जो भी है, वो सारे 300-350 बच्चा बचा है। और लिस्ट आई है, 2 लिस्ट आई है, 4th and 5th लिस्ट, बट वो कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि हम वहां से कब निकलेंगे, रोमानिया बॉर्डर कब क्रॉस कर सकते हैं। हो सकता है 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए। आपको किस तरह की अरेंजमेंट्स कहे गए हैं, कहाँ निकलना है आपने, उसके बाद किस तरह का प्रोसेस रहने वाला है आपका? तो हमारे को ये बोला है कि यहाँ से मतलब हॉस्टल्स के पास वो हो जाना, आपने वहां पे आ जाना, वहां पे बसेस होगी। एंड बसेस के बाद क्या बोलते, वो बसेस आपसे कुछ एक अमाउंट लेंगे और वहां से हमारे को यूक्रेनियन रोमानिया बॉर्डर पे छोड़ेंगे। बट यूक्रेनियन बॉर्डर के पास ऐसा है कि 10 से 20 किलोमीटर तो हमें चलना ही पड़ेगा। अच्छा। एंड विद लगेज इन हैंड्स तो थोड़ा मुश्किल है, बट चलो मैनेज करना ही पड़ेगा। एंड इवन जो वहां पे मेरे फ्रेंड्स है बॉर्डर के ऊपर, जैसे कि हम अपना सारा सामान फेंक के जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं ले जाना हमने, एक आधा बैग बस। एक छोटे कमर्शियल ब्रेक, जल्द वापस होने।